चटोरी देवरानी ने चुराया पड़ोसन का खाना। माँ जी, दादी जी, बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने, बता दीजिए कि आज सब्जी में क्या क्या लेकर आऊँ। अच्छा सुनो, एक काम करना, आज बाजार से सरसों का साग ले लेना, पेट बहुत खराब है, साग खाऊंगी तो पेट में थोड़ी ठंडक मिलेगी। और मेरे लिए बहू तुम लौकी, सीताफल और टिंडे, कद्दू ले लेना, पेट में बहुत गैस बन रही है, ये ठंडी सब्जियां खाकर पाचन ठीक रहेगा। ठीक है मम्मी जी। अब पारुल बाजार जाती है और अपने परिवार की सेहत के अनुसार सब्जी खरीद रही होती है कि तभी पड़ोस की बसंती कहती है, अरे ये क्या पारुल, तुम जब भी बाजार आती हो तो बाजार में ये बोरिंग सब्जियां ही क्यों खरीदती हो? तुम्हारे घर में सब लोग लौकी, टिंडे, सरसों, पालक ही खाते हैं क्या? अरे कटहल, भिंडी, गोभी, मटर, अरबी, शलगम, इतनी सारी सब्जियां हैं जो बहुत चटपटी तरीके से बनाओ तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। अरे रुको रुको चाची, कंट्रोल करो, तुम ये क्या बोली जा रही हो? तुम्हारे मुंह से चटपटी सब्जियों के नाम सुनकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। लेकिन अफसोस कि मैं ये सारी सब्जियां नहीं खा सकती, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को सिर्फ और सिर्फ पानी वाली उबली सब्जी खाना पसंद है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिंग सिस्टम समय से पहले ही कमजोर हो गया है और अब तो मेरी भी आदत हो गई है यही सब खाने की। अच्छा, तो ये कारण है तुम्हारा साधारण सब्जियां खरीदने का। चलो ठीक है। अब सब्जी लेकर पारुल घर आती है और घर आने के बाद सीधा रसोई में जाती है। पारुल के रसोई में चूल्हा, क्रॉकरी सेट, फ्रिज और मसाले के डिब्बों की जगह पर सिर्फ हल्दी नमक के सिवा कुछ नहीं होता। अब पारुल फटाफट टिंडे, लौकी की सब्जी को पानी, नमक, हल्दी डालकर उबाल लेती है। वहीं साग को भी वो हल्का चॉप करके उसे हल्के मसाले के साथ उबाल लेती है और फिर वही उबला हुआ खाना वो डाइनिंग टेबल पर रखती है, जिसे ससुर, दादी, सास, जेठ खुशी से खा रहे होते हैं। लेकिन वहीं उसका देवर और नंद उबले खाने को देखकर मुंह सड़ा रहे होते हैं। अरे क्या बना देती हो भाभी आप, ये रोज रोज उबला खाना। अरे कभी तो हमारे घर में चटपटा खाना भी बना दिया करो। सच में भाभी, आपके हाथ का तो जायका ही खत्म होता जा रहा है, ये उबला खाना बना बना कर। ऐसा है, चुपचाप से बहू ने जो बनाया है वो खा लो, क्योंकि यह खाना बहू ने हमारी पसंद से बनाया है। हाँ, हमारी सेहत ठीक नहीं रहती, इसीलिए तुम्हारी भाभी ने ये खाना बनाया है। हाँ सही कहा, और इस खाने में बुराई ही क्या है, इतना स्वादिष्ट तो बना है ये खाना, ऊपर से कम मसाला होने के कारण ये खाना जल्दी से पच भी जाता है। अब इसी तरह से कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन कुसुम से मिलने के लिए पड़ोस की सावित्री और जानकी आती हैं। अरे तुम दोनों बड़े दिनों बाद, बहू जाओ इनके लिए जरा कुछ खाने का बना लो, बहुत दूर से आए हैं ये लोग। अब पारुल रसोई में जाती है और बाजार से लाई हुई तोरई को काटकर चने की दाल के साथ हल्दी नमक डालकर उबाल देती है और हल्का सा जीरे का तड़का लगा देती है। साथ में चावल और रोटी भी पारुल बना लेती है। अब उस खाने को पारुल डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है, जिसे सावित्री और जानकी खाना शुरू करती हैं। लेकिन खाना खाते ही उनका मन भटकने लगता है। हाय तौबा, ये कैसा खाना बनाया कुसुम तेरी बहू ने? ऐसा खाना तो अस्पताल के मरीज भी नहीं खाते आज के समय में। सच में ये खाना बहुत घटिया। इस खाने से तो अच्छा होता कि बहू तो मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दे देती, क्योंकि इस खाने में भी सिर्फ पानी ही है। अरे घर में तेल मसाले नहीं थे क्या बहू? तभी पारुल घबरा कर कहती है, जी वो दरअसल घर में कोई भी ज्यादा तेज मसाला खाने में नहीं खाता है। हाँ, मेरी बहू ठीक कह रही है, मेरे घर में शुरू से ही ऐसा ही खाना बनता है, क्योंकि मेरी कुसुम और विनोद की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। अच्छा तो ये बात है। अच्छा ठीक है, माना आप लोगों की उम्र ज्यादा हो गई है, जिस वजह से घर का हर सदस्य उबला हुआ खाना खा रहा है। लेकिन क्या होगा जब आपके घर में दूसरी बहू ऐसी आ जाएगी जिसे चटपटा खाना पसंद होगा? वो जीभ की चटोरी होगी, तब क्या करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे आप लोग उसको? कोई बात नहीं सावित्री जी, अगर घर में मेरी चटोरी देवरानी आ भी जाएगी तो वो यहाँ पर कुछ नहीं खा पाएगी, क्योंकि मेरी रसोई में वही सामान रखा है जिस सामान से सिर्फ घर वालों के लिए खाना बनाया जा सकता है, अपने लिए नहीं। आखिर मैंने भी तो चटपटा खाना खाना इस घर में आकर छोड़ा है, तो मेरी देवरानी भी तो छोड़ेगी ना। सही बात है, जब बड़ी बहू ने त्याग किया है अपने स्वाद का, तो उसकी देवरानी को भी करना पड़ेगा। अब जहाँ घर के कुछ सदस्य उबला खाना आराम से खा रहे होते हैं, वहीं आरव और काजल को वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो बाहर का चटपटा मोमोज, चाउमीन, तो कभी रेस्टोरेंट के अंदर जाकर दाल मखनी, शाही पनीर, चिकन बिरयानी जैसी चटपटी चीज खरीद कर खाने लगते हैं। अब जाकर जान में जान आई। काजल, ये खाना कितना स्वादिष्ट है ना? हाँ, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है भैया, लेकिन इस खाने को खाने के बाद न जाने क्यों मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लगता है सिंपल साधारण खाना खाते खाते मेरी पाचन क्रिया थोड़ी कमजोर हो गई है, जिस वजह से मैं बाहर का ये चटपटा खाना पचा ही नहीं पा रही हूँ।
अब काजल घर आती है और घर आते ही काजल को उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर पारुल। तुम दोनों ने फिर से कुछ बाहर का चटपटा खाना खाया है ना? सच सच बताओ। अरे नहीं, कुछ नहीं खाया है मैंने भाभी, ये तो बस नॉर्मल एसिडिटी है। अच्छा ठीक है, फिर रुको, मैं तुम्हारे लिए देसी मूली का सूप बनाकर लेकर आती हूँ। उससे पेट में बनी सारी गैस खत्म हो जाएगी। अरे नहीं नहीं रुकिए, मैं आपका वो जहरीला मूली का सूप नहीं पी सकती। मैं इतना स्वादिष्ट खाना खाकर आई हूँ, बाहर से सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। अच्छा, तो तुम बाहर का ही चटपटा खाना खाकर आई हो ना? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हींग भून कर देती हूँ, उसे चबा लो, उल्टियां बंद हो जाएंगी। अब पारुल तवे पर हल्का सा हींग भूनकर अपनी नंद को देती है, जिसके बाद उसकी उल्टियां शांत हो जाती हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अचानक से सुधा और कुसुम की तबीयत खराब हो जाती है। पारुल फटाफट डॉक्टर को बुलाती है। अच्छा तो पारुल जी, आप मुझे बता सकते हैं कि ये दोनों डाइट में क्या ले रही हैं? जी बस उबला हुआ खाना ही। हाँ डॉक्टर साहब, मैं और मेरी सास तो उबला खाना ही खाती हैं, लेकिन फिर भी हमें उल्टियां आ रही हैं। देखिए, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है, जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोशिश करिए कि आप थोड़ा और ज्यादा उबला और सादा खाना ही खाइए। बाकी मैंने दवाई दे दी है, आप अपना ध्यान रखिए। अब इस दिन के बाद से पारुल और ज्यादा उबला खाना बनाने लगती है और फिर खाने के साथ साथ घर में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोकर छत पर सुखाना, घर की साफ सफाई के साथ साथ शाम को बाजार जाकर सब्जी लाना, फिर पेशेंट जैसी सास, दादी सास, ससुर को देखभाल करना पारुल के लिए बहुत भारी काम होता जा रहा था। ये देखकर कुसुम कहती है, बहुत हो गया बहू, अब मैं सोच रही हूँ तेरी देवरानी ले आऊं। तू मेरी सेवा पानी करियो और तेरी देवरानी घर का खाना पीना करेगी। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, मैं अकेले आप लोगों की सेहत और घर संभालते संभालते थक गई हूँ। अब सबकी रजामंदी होते ही कुसुम घर में पंडित बुलाती है। पंडित खूबसूरत लड़की का रिश्ता दिखाते हुए, पंडित जी, लड़की तो आपने बहुत सुंदर दिखाई है, हमें तो लड़की पसंद है। आप बस लड़की वालों को कह दीजिएगा कि हम उन्हें देखने 2-4 दिन बाद आएंगे, क्योंकि अभी मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है। अरे ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब पंडित रास्ते में ही लड़की वाले को फोन कर देता है। अब लड़की की माँ अपनी बेटी के कमरे में आकर, हे भगवान, कैसे ठोस रही है चिकन बिरयानी, मलाई चाप, तंदूरी नान। अरे बस बस, अपनी चटोरी जुबान पर थोड़ा लगाम लगा। बाहर का चटपटा खाना खाकर शक्ल की बैंड बजा रखी है। बाहर का खाना खाने से चेहरा खराब होता है। और आज तो मुझे लड़के वालों के यहाँ से फोन आया था, कुछ दिनों बाद तुझे देखने आ रहे हैं। अरे लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं तो क्या हो गया, मैं भी रेडी हूँ। और हाँ, आपको पता है ना कि मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद है। अब इसी तरह शाम को तनीषा अपनी सहेलियों के साथ ठेले पर चाउमीन मोमोज खाने आती है और चटोरी तनीषा मोमोज खाते खाते 2-4 मोमोज अपने पर्स में गिराने लगती है, जिसे ठेले वाला देख लेता है। अरे आप तो चटोरी के साथ साथ चोरनी भी निकली। अरे आपकी जुबान कितनी चटोरी है, उतने ही चोर भी हैं। अरे यह कैसे आप मेरे ठेले से मोमोज चुरा रही हैं? नहीं, मैं बस चटोरी हूँ, चोरनी नहीं। आप तो मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा ये लीजिए अपनी पेमेंट, मुझे जितना खाना था मैंने खा लिया। गाइस चलें? अब साइड में आकर तनीषा की सहेलियां, तनीषा सच सच बताओ, तुमने वो मोमोज चुराए थे ना? अरे तुम तो सच में चटोरी के साथ साथ चोरनी भी होती जा रही हो। सुनने में आया तुम्हारा रिश्ता लग गया, ससुराल में जाकर भी यही सब करोगी? तुम पागल हो क्या? मैंने कहा ना कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं बस चटोरी हूँ। कितनी बार समझाऊं? अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और फिर तनीषा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़के वाले आकर सोफे पर बैठते हैं। वहीं मनोरमा लड़के वालों के सामने दही भल्ले, पापड़ी चाट, समोसा, चटपटी नमकीन, आलू की टिक्की जैसे अनेक चटपटे नाश्ते को सर्व करती है। अब लड़के वाले तनीषा को देख रहे होते हैं और तनीषा की नजर चटपटे खानों पर होती है। हे भगवान, कोई भी ऐसा एक एंगल नहीं मिल रहा है जिससे मैं ये चटपटी स्नैक्स खा सकूं। अब तनीषा जानबूझकर टेबल पर रखे फोन को उठाने के लिए झुकती है और फिर फोन के साथ साथ समोसा भी जमीन पर गिरा देती है। अरे मेरा फोन गिर गया, 1 मिनट। अब तनीषा जैसी नीचे झुकती है वो फटाफट पूरा एक समोसा निकल जाती है और फिर फटाफट मुंह साफ करके फोन लेकर ऊपर की ओर बैठती है। तभी मनोरमा धीरे से, अरे क्या कर रही है तू? अरे लड़के वाले तुझे देख रहे और तेरी चटोरी नजर खाने के ऊपर टिकी हुई है, थोड़ा लड़के को भी देख ले। क्या हो गया बेटी, बड़ी गुमसुम हो, कुछ कह नहीं रही हो, कुछ तो बोलो। जी मैं ये कह रही थी कि अगर आप लोग ये स्नैक्स खाना शुरू करते हैं तो मैं भी खा पाती। ये सुनकर लड़के वाले हंसने लगते हैं। अरे क्यों नहीं, हम खाते हैं ना देवरानी जी। अरे मनोरमा जी, आपकी बेटी के अंदर तो बहुत बचपना है, काफी चंचल मन है इसका। अब
सभी लोग चटपटे स्नैक्स खाना शुरू करते ही हैं कि उतने में तनीषा सब सफा चट कर जाती है। ये देखकर लड़के वाले दंग रह जाते हैं। माँ जी, देवरानी जी की खुराक तो ज्यादा लग रही है खाने पीने के मामले में। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। खैर छोड़ो, वैसे मनोरमा जी नाश्ता पानी तो हो गया है, अब मुद्दे की बात करते हैं। हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, अब आप जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए ताकि शादी हो जाए। अब लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर तनीषा शादी करके अपने ससुराल आती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब कलश गिराकर तनीषा घर के अंदर जाती है और अपने पेट को सहलाने लगती है। ये देखकर पारुल, क्या हुआ देवरानी जी, पेट में दर्द हो रहा है क्या? सब ठीक तो है ना? तभी तनीषा भूख से बेचैन होकर कहती है, नहीं, कुछ ठीक नहीं है जेठानी जी। मैंने अपनी खुद की शादी में ही कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि इतनी देर तक मुझे भूखे रहने की आदत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ भाभी, आइए आप सोफे पर बैठिए। अब तनीषा सोफे पर बैठती है। इतने में पारुल अपने हाथ में मूंग दाल की खिचड़ी और उसके साथ में कद्दू की भुजिया लेकर आती है। ये लीजिए देवरानी जी, खा लीजिए। अब उबला खाना देखकर तनीषा, हे भगवान, ये कैसा मरीजों जैसा खाना लेकर आई है मेरी जेठानी मेरे लिए। इस खाने से मेरी भूख तो मिटेगी नहीं, बल्कि उल्टी और आ जाएगी। अभी तो मैंने कुछ बोल भी नहीं सकती, जैसे तैसे थोड़ा मोड़ा खा लेती हूँ। अब मुंह बनाकर तनीषा उबली खिचड़ी और कद्दू की सब्जी खाती है और जाकर अपने कमरे में आराम करती है। अगले दिन तनीषा नहा धोकर तैयार होकर रसोई में आती है, जहां रसोई में उसको मसाले की अलमारी में हल्दी नमक के सिवा कुछ नजर नहीं आता। फिर तनीषा फ्रिज खोलती है, जहां फ्रिज में भी सिर्फ साग, कद्दू, तोरई, सीताफल जैसी अतरंगी सब्जियां रखी हुई होती हैं। ये भगवान, फ्रिज में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं अपनी पहली रसोई का खाना बना पाऊं। मसाले में भी सिर्फ हल्दी और नमक है। तनीषा परेशान हो ही रही होती है कि तभी वहां पर उसकी जेठानी आती है। अरे जेठानी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं, क्योंकि फ्रिज में भी काफी अतरंगी सब्जियां हैं और मसाले में भी सिर्फ हल्दी नमक है। ऐसे में मैं अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाऊंगी? अरे हल्दी नमक से सब बन तो जाता है, मैं भी तो बनाती हूँ। और एक काम करो, तुम दाल चावल और आलू का चोखा बना लो, बहुत है इतना सबके लिए। अब तनीषा ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि तनीषा को तो तला भुना चटपटा खाना खाने की आदत थी। क्या मैं अपनी पहली रसोई में ये उबला हुआ खाना बनाऊं? मैंने तो सोचा था कि मैं चिकन बिरयानी, नान, शाही पनीर, दाल मखनी, बटर कोरमा ये सब बनाऊंगी, लेकिन आप तो काफी साधारण सा खाना मुझसे बनवा रही हैं। तभी वहां पर कुसुम आती है और ये सब सुनकर कहती है, अरे बहू, तुझे तो खुश होना चाहिए कि हम तुझसे ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहे और साधारण खाना बनाने को कह रहे हैं। और वैसे भी हमारे घर में कोई तला भुना, चटपटा, मसालेदार खाना नहीं खाता है, क्योंकि सबकी तबीयत खराब हो जाती है ऐसा खाना खाकर। समझ गई देवरानी जी, चलिए अब फटाफट से आप दाल चावल चोखा बना लीजिए। अब तनीषा मुंह बनाकर दाल चावल चोखा बनाती है और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर रखती है। अब घर के सदस्य बड़े शौक से उस खाने को खा रहे होते हैं। वहीं तनीषा जैसे ही खाना खाती है उसका मन भटकने लगता है। इसी तरह रात को फिर से तनीषा उबली हुई सब्जी बनाती है, जिससे रात को भी वो ठीक से नहीं खा पाती। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब तनीषा उबला हुआ खाना बना बनाकर परेशान हो जाती है, जिसके बाद तनीषा बिना किसी से पूछे घर में चिकन बिरयानी, मसालेदार कटहल की सब्जी, चटपटे बेसन के गट्टे की सब्जी, रोटी, रायता बनाकर उसे डाइनिंग टेबल पर रखती है। ये देखकर कुसुम गुस्से में आग बबूला होते हुए खाने की थाली उठाकर जमीन पर पटक देती है। ये सब तला भुना, चटपटा, मसालेदार, मिर्ची वाला खाना किसने बनाया है? कौन है जो हमें मारना चाहता है? माँ जी, देवरानी जी के आने के बाद से खाना तो सिर्फ देवरानी जी ही बना रही हैं। अब खाने की थाली जमीन पर बिखरा देखकर तनीषा के पसीने छूट जाते हैं और वो घबराते हुए कहती है, माँ जी, ये चटपटा मसालेदार मिर्ची वाला खाना मैंने ही बनाया है। दरअसल मैं थोड़ी चटोरी किस्म की लड़की हूँ और मुझे चटपटा खाना पसंद है, लेकिन काफी हफ्ते गुजर गए थे और मैं उबला खाना ही खा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा आज कुछ चटपटा बना लूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को इतना बुरा लग जाएगा। बात ऐसी है बहू, हम लोगों की पाचन शक्ति कमजोर हो गई है और अगर हमने ये सब खाया तो हमारी तबीयत और खराब हो जाएगी। आइंदा इस घर में ये सब बनाने की कोशिश मत करना। समझ में आया छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी क्या कह रहे हैं? जी माँ जी, मैं समझ गई। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन तनीषा अपने कमरे में रात को सो रही होती है कि तभी उसे अचानक से गरम गरम पराठों की खुशबू आती है। हे भगवान, ये खुशबू तो सामने से आ रही है। इतने दिन हो गए मैंने कुछ भी चटपटा नहीं खाया, लेकिन ये खुशबू सूंघकर मेरी चटोरी जुबान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब तनीषा दबे पांव कमरे से बाहर निकलती है और फिर घर के बाहर आती है। तनीषा खुशबू सूंघते सूंघते पड़ोस की गायत्री के घर के सामने आती है।
खुशबू तो यहीं से आ रही है, लेकिन अंदर रसोई में जाऊं कैसे? एक काम करती हूँ, इस पानी के कनेक्शन वाले पाइप पर चढ़कर खिड़की से रसोई के अंदर घुस जाती हूँ। अब तनीषा घर के बाहर लगे पाइप के खांचों में पैर अड़ा अड़ा कर गायत्री की खिड़की तक आती है और फिर खिड़की से रसोई के अंदर कूदती है। शुक्र है बड़ी मुश्किलों के साथ ही सही, लेकिन मैं पड़ोसन की रसोई में तो आ गई। अब मैं ये चटपटे पराठे और पुदीने की चटनी चुरा के खा लेती हूँ। अब फटाफट तनीषा चटपटे पनीर के पराठे और चटनी खाकर वहां से वापस अपने घर में आकर सो जाती है। वहीं अगले दिन गायत्री रसोई में झूठी प्लेट पर चटनी के निशान देखकर, बहू, ये आधी रात को खाना किसने खाया? पता नहीं मम्मी जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। गायत्री घर वालों से पूछती है, लेकिन उसे सबके मुंह से ना का जवाब ही मिलता है। वहीं तनीषा रसोई में अपने घर वालों के लिए मसूर दाल की खिचड़ी बना रही होती है कि तभी उसे खिड़की से कुछ सुनाई देता है। तुम्हारे लंच बॉक्स में चटपटी सैंडविच है, तुम्हें इसे पूरा फिनिश करना है। चलो अब जाओ स्कूल। अब रितु के घर में घुसते ही वहां पर तनीषा आती है। बाबू मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फोन में गेम खेलने को दूंगी। सच्ची? ठीक है। अब राजू गेम खेलने लगता है और तनीषा फटाफट उसके बैग से चटपटी सैंडविच चुरा कर खा जाती है और अपने हाथ में लाई सेब को वो राजू के टिफिन में रख देती है। चलो अब स्कूल जाओ, बहुत लेट हो गया है। अब दोपहर को राजू स्कूल से घर आता है, तभी रितु राजू का टिफिन खोलती है। अरे राजू, मैंने सैंडविच दिया था पर ये एप्पल के टुकड़े इसमें क्यों गिरे हैं? अगर मैंने मम्मी को बताया कि तनीषा आंटी ने मुझे गेम खिलाया था और उन्होंने मेरा सैंडविच चुरा कर खाया तो मम्मी मुझे डांटेंगी। अरे मम्मी, सैंडविच मैंने ही खाया था, ये एप्पल तो फ्रेंड ने डाला था। इसी तरह एक दिन पड़ोस की सुषमा के घर में कुछ मेहमान आते हैं, जिसे तनीषा देख लेती है। अरे सुषमा जी के यहाँ तो मेहमान आए हैं। आज तो उनके घर में बहुत सारे चटपटे स्नैक्स आए होंगे और पकवान भी घर में बने होंगे। एक काम करती हूँ, कुछ मांगने के बहाने उनके घर चली जाती हूँ और फिर चुपके से चुराकर चटपटे पकवान खा लूंगी। अब कटोरी लेकर तनीषा सुषमा के घर आती है। अरे तनीषा, तुम क्या हुआ, कुछ काम था? हाँ, वो थोड़ी सी चीनी चाहिए थी, तुम दे दोगी? अच्छा, मैं लाती हूँ। अब पीछे पीछे सुषमा के तनीषा भी रसोई की तरफ जाने लगती है। अरे तुम यहाँ तक? अच्छा रुको। अब सुषमा कैबिनेट खोलकर चीनी का डिब्बा उतार रही थी, तभी तनीषा की नजर रसोई में पड़े पकवान के ऊपर जाती है, जहाँ ढेर सारी पकौड़ियाँ और चटपटे शाही पनीर, दाल मखनी, नान ये सब रखा हुआ होता है। सुषमा जी, एक काम करना, चीनी के साथ में थोड़ी सी चाय पत्ती भी दे देना और दूध भी। दूध? अच्छा, वो तो बाहर रखा है, रुको मैं लाती हूँ। अब सुषमा बाहर जाती है, इतने में तनीषा फटाफट नान उठाकर शाही पनीर के साथ प्लेट में लेकर खाने लगती है और फटाफट प्लेट धोकर रख देती है और फिर अपने आंचल में ढेर सारी पकौड़ियां बांध लेती है। ये ले तनीषा, दूध, चीनी और चाय पत्ती। थैंक यू सो मच। अब तनीषा सुषमा के घर से बाहर निकलती है। अरे अचानक से ये पकौड़े इतने कम क्यों हो गए? नान भी कम लग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं तनीषा अपने घर आकर सोफे पर बैठकर अपने आंचल से चटपटे पकौड़े निकालकर खाने लगती है कि तभी वहां पर पारुल आती है। अरे देवरानी जी, आपके आंचल से तेल क्यों टपक रहा है? तभी तनीषा घबराकर, अरे जेठानी जी, वो मैंने अभी अपने बालों में एक नया सीरम लगाया था और शायद मैंने वही हाथ अपने आंचल से पोंछ लिया। अब इसी तरह अगले दिन, छोटी बहू चलो मंदिर होकर आते, जब से आई हो घर पर ही हो। अब कुसुम अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू को लेकर मंदिर आती है, जहां माता रानी के सामने साबूदाने की खीर, ड्राई फ्रूट्स और तरह तरह के भोग रखे हुए होते हैं, जिस पर तनीषा की नजर टिकी होती है। अरे बहू, क्या सोच रही हो? पूजा पाठ पर ध्यान दो। अब सभी लोग पूजा कर रहे होते हैं कि तभी मंदिर की लाइट चली जाती है। हे भगवान, तूने तो सोने पर सुहागा कर दिया। अब तो मैं ये टेस्टी साबूदाने की खीर, मोतीचूर के लड्डू और काजू कतली खा कर रहूंगी। अब चटोरी तनीषा अंधेरे में फटाफट भगवान के आगे चढ़े मोतीचूर के लड्डू, काजू कतली, साबूदाने की खीर को चुराकर खा जाती है और अपना मुंह आंचल से साफ कर लेती है। कुछ देर बाद जब मंदिर में लाइट आती है तब, अरे भगवान पर चढ़ा प्रसाद गायब कैसे हो गया? किसने चुराया ये प्रसाद? अब तनीषा घबराकर झूठ बोलती है। अरे पंडित जी, प्रसाद कौन चुराएगा? मुझे तो यहाँ आसपास बंदर बहुत नजर आ रहे हैं, लगता है वही लेकर गए हैं भगवान का भोग। अब तनीषा अपने परिवार वालों के साथ घर आ जाती है, तभी पारुल की नजर तनीषा के साड़ी के आंचल पर पड़ती है, जिसमें साबूदाना की खीर लगी होती है। एक मिनट देवरानी जी, जरा इधर तो आइए। ये क्या है? ये आपके आंचल में साबूदाने की खीर कैसे लगी हुई है? कहीं वो खीर आपने तो नहीं चुराई? अरे नहीं जेठानी जी, भला भगवान के मंदिर में मैं चोरी करूंगी? हाँ बड़ी बहू, तू पागल है, कैसी बात करती है?
अब इस बार भी तनीषा चोरी करके बच जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब कुसुम के घर में एक इनविटेशन कार्ड आता है जिसमें सभी लोग तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं। अब जहां सभी लोग पार्टी का खाना खा रहे होते हैं वहीं कुसुम की छोटी बहू खाने को अपने पर्स में भर रही होती है। अरे मैडम, ये क्या, आप तो यहाँ से खाना चुराने की कोशिश कर रही हैं? तभी तनीषा फटाफट खाना वापस रखकर, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये खाना मैंने रखा ही नहीं, बल्कि मेरे हाथ से गलती से मेरे पर्स में गिर गया है, सॉरी। इतना कहकर तनीषा अपनी फैमिली के पास आती है। तभी उसकी जेठानी, देवरानी जी आप खाना चुरा रही थी ना? अरे नहीं नहीं जेठानी जी। सच बोलो देवरानी जी, झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा आप खाने को बैग में भर रही थी। अब तनीषा मायूस होकर कहती है, हाँ जेठानी जी, वो घर पर तो चटपटा खाने को मिलता नहीं है तो मैंने सोचा कि पार्टी का ही खाना चुरा कर रख लूं ताकि 1-2 दिन मुझे आराम से चटपटा खाना मिल पाए। आप जानती ही हो कि मैं कितनी चटोरी हूँ। देवरानी जी, चटोरी होना अच्छा है लेकिन चोरनी नहीं, याद रखना। अब इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक रात तनीषा अपने ससुराल वालों को सिंपल दाल चावल बनाकर खिला रही होती है और उसके नाक में बिरयानी की खुशबू जा रही होती है। लगता है आज पड़ोसी के घर में बिरयानी बनी है। वैसे सोचा था चोरी करना छोड़ दूं, लेकिन मेरी ये चटोरी जुबान मुझे कभी शरीफ नहीं बनने देगी। अब रात को सबके खाने के बाद तनीषा अपने घर की छत पर आती है और सीढ़ियां लेकर घर के बाहर निकलती है और फिर बिरयानी की खुशबू सूंघते हुए वो सावित्री के घर के पास रुकती है। अच्छा, तो बिरयानी सावित्री जी के यहाँ बनी है? अब तनीषा सीढ़ियां लगाकर सावित्री की खिड़की से रसोई के अंदर आती है जहां रसोई पूरी साफ होती है। अरे खुशबू तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ साफ सुथरा है। अब तनीषा रसोई के बर्तनों को उठाकर देखने लगती है। तभी उसे बिरयानी का कटोरा दिखता है। मिल गया, ये रही वो स्वादिष्ट चटपटी बिरयानी। फटाफट खा लेती हूँ वरना कोई देख लेगा। अब तनीषा फटाफट बिरयानी चुराकर खाने लगती है कि तभी कुछ ही देर में उसे किसी की आहट महसूस होती है और वो खिड़की से सीढ़ियों के द्वारा बाहर निकलकर अपने घर आ जाती है। तभी पारुल लिविंग रूम में होती है। अरे देवरानी जी, बाहर क्या करने गई थी? 11 बज रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही? हे भगवान, शुक्र है मैंने सीढ़ियाँ बाहर ही छोड़ दी थी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन मैं थोड़ा वॉक करने गई थी। अब तनीषा वहां से डाइनिंग टेबल के पास आती है और वहां से टूथपिक लेकर दांत साफ कर रही होती है कि तभी वहां पर पड़ोस की सावित्री आती है जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा होता है। सावित्री जी, इतनी रात को आप यहाँ? परेशान लग रही हैं, बताइए ना क्या हुआ? बाहू, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में भी कोई शैतान बिल्ली है क्या जो तुम्हारा खाना चुरा कर ले जाती हो? नहीं सावित्री जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे घर में तो कोई बिल्ली नहीं आती। भगवान, पता नहीं ये बिल्ली मेरे ही घर में क्यों आती है। आज भी मैंने इतने शौक से बिरयानी बनाई थी, सोचा था लेट नाइट खाऊंगी, लेकिन जब रसोई में गई तो बिरयानी सफा चटती। तभी दांतों को साफ करती हुई तनीषा कहती है, अरे बिल्ली तो कुछ ज्यादा ही सयानी है, अच्छी अच्छी चीजों को ही चुरा कर खाती है। लगता है जुबान की चटोरी है बिल्ली। अब पारुल इन बातों पर गौर करती है और वो देखती है कि तनीषा बड़ी देर से अपने दांतों को साफ कर रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सावित्री जी की बिरयानी की हड्डी मेरी देवरानी जी के दांतों में ही फंसी है? कुछ तो गड़बड़ है। इसी तरह जब अगले दिन पारुल बाजार सब्जी लेने के लिए जाती है तो सुषमा भी उससे कहती है, पता नहीं यार, आजकल मेरे घर से खाना गायब हो रहा है। अच्छा, ध्यान रखो कि ये सब कहाँ, कैसे और कौन कर रहा है। इसी तरह एक दिन तनीषा ऑनलाइन खाना मंगवाती है और उसे खाने को अपने कपड़ों की अलमारी में छुपा देती है। लेकिन जब वो कमरे से बाहर आती है तो पारुल, देवरानी जी, आप यहाँ? मैं आपके पास ही आ रही थी। जरा मुझे आपकी एक साड़ी चाहिए थी, मैं ले लूं? मुझे किटी पार्टी में जाना है। रुकिए रुकिए, मैं ला कर देती हूँ। अब तनीषा अलमारी खोलती है और सामने रखी साड़ी उठाकर पारुल के हाथ में देती है। पारुल कुछ देर बाद उस साड़ी को पहनकर हॉल में आती है कि तभी पारुल देखती है कि साड़ी पर खाने का दाग लगा हुआ है। अरे देवरानी जी, ये साड़ी तो गंदी लग रही है। आप कपड़ों को बिना वॉश किए ही अलमारी में सजा देती हो क्या? और ये तो खाने का दाग है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी इस पर कुछ गिरा हो। तभी तनीषा घबराते हुए, अच्छा, सॉरी जेठानी जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको गलती से वो साड़ी दे दी जिसे मैंने सुबह सुबह ही उतारा था। दरअसल सुबह सुबह मुझसे ही साड़ी पर दाल गिर गई थी। रुकिए, मैं दूसरी साड़ी देती हूँ। अब तनीषा अलमारी से दूसरी साड़ी निकालकर अपनी जेठानी को देती है, लेकिन पारुल को अब ये सब कुछ खटकने लगा था। तभी एक दिन पड़ोस की जानकी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाती है और उस कथा में वो कुसुम के पूरे परिवार को भी बुलाती है। समय से आ जाना कुसुम, अपनी दोनों बहू को लेकर। सत्यनारायण भगवान की कथा है जिसमें 56 भोग का प्रसाद बटेगा, थोड़ी बहुत मदद भी करवा देना।
हाँ, मेरी दोनों बहू मदद करवा देंगी, तुम चिंता मत करो। अब अगले दिन कुसुम अपनी दोनों ही बहू को लेकर जानकी के घर पहुंचती है। अरे तुम आ गई, बहुत देर लग गई। अब तो भगवान का प्रसाद भी बन गया, थोड़ा मोड़ा प्रसाद रह गया है तो वो कुछ औरतें हैं जो बना रही हैं। तुम आओ कथा में बैठो। अब पारुल तनीषा अपनी सास के साथ कथा में बैठती है, जहां औरतें ढोल बजाकर नारायण भगवान के भजन गा रही होती हैं। अब जहां सब कीर्तन में मगन होते हैं, वहीं तनीषा के नाक में जोरदार 56 भोग की खुशबू जारी होती है। ये भगवान, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है 56 भोग की। न जाने क्या क्या बनाया होगा जानकी जी ने 56 भोग में, जाकर देखती हूँ। माँ जी, मैं अभी आई, आप बैठिए। अरे देवरानी जी, कहाँ जा रही हो? कथा में ऐसे बीच में से उठकर कहीं नहीं जाते। जाना पड़ेगा देवरानी जी, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है, जा जल्दी आ जाना। अब तनीषा झूठ बोलकर वहां से उठती है और खुशबू सूंघते सूंघते भंडार घर में आती है, जहां कई तरह के लड्डू, बताशे, पूरी, सब्जी, जलेबी, रसमलाई, घेवर, बर्फी जैसे अनेक भोग रखे हुए होते हैं। ये भगवान 56 भोग, यहाँ तो बहुत सारी चीज बनी है। एक काम करती हूँ, थोड़ा बहुत भोग छुपा कर रख लेती हूँ, वैसे भी अभी कोई है नहीं यहाँ। अब तनीषा 56 भोग में से अपनी पसंद की सभी चीजें चुराकर आंचल में बांधती है और फिर एक लड्डू उठाकर वो चोरी से खाने जा रही होती है कि तभी वहां पर जानकी आ जाती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? 56 भोग चुरा कर खा रही हो? पागल हो गई हो क्या? तभी वहां पर कुसुम और पारुल और साथ ही कुछ अन्य लोग भी आते हैं। अरे कुसुम, तेरी बहू 56 भोग चुरा कर खा रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा इसे। बहू, तुम पागल हो गई हो? तुम भगवान का प्रसाद चुराने यहाँ आई थी, तुम्हें तो वॉशरूम जाना था ना। बोलिए देवरानी जी। नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि मैं तो यहाँ पर इसलिए रुकी क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर कोई नहीं है और प्रसाद के आसपास मक्खियाँ और चूहे भटक रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ रुक गई, और कोई बात नहीं है। देखा जानकी, तू फालतू में ही मेरी बहू को चोर बना रही थी। चल बहू, कथा में बैठ जा। अब सभी लोग आकर कथा में बैठते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। तभी तनीषा इसका फायदा उठाकर दोबारा कथा से उठकर घर की सीढ़ियों के पास आती है और सीढ़ी पर बैठकर अपना आंचल खोलती है और 56 भोग खाने लगती है। आज तो मैं फंसी जाती है, लेकिन शुक्र है भगवान ने बचा लिया। तनीषा इतना बोलकर प्रसाद खाने लगती है कि तभी वहां पर सुषमा आती है और वो तनीषा को प्रसाद खाता हुआ देख लेती है। अरे तनीषा, ये क्या कर रही हो तुम? ये तो प्रसाद है ना, तुम प्रसाद खा रही हो। जानकी जी, पारुल, सब कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। अब सभी लोग सीढ़ियों के पास आते हैं। पारुल, ये देख, तेरी देवरानी 56 भोग चुरा कर यहाँ सीढ़ियों पर खा रही है। भगवान का शुक्र है कि जानकी जी ने अभी इस प्रसाद को चढ़ाया नहीं है, नहीं तो कितना बड़ा अपशगुन हो जाता। देखा कुसुम, मैं कह रही थी ना कि तेरी बहू चोर है, और वो प्रसाद चुराने ही गई थी वहाँ। तभी मोहल्ले की औरतें, जिनके घर में कुछ महीनों से चोरियां हो रही थीं, वो भी आती हैं और कहती हैं, इसका मतलब साफ है कुसुम कि मेरे घर में जो बिरयानी, समोसे, पकौड़ियाँ चोरी हुई थी, वो भी तुम्हारी बहू ने चुराया है। मेरे घर से भी खाना चोरी हुआ था, मैं कह रही थी ना पारुल तुझे। देखा, तेरी देवरानी ही है वो चटोरी चोरनी जो सबके घर से खाना चुरा रही है। बहू, सबकी बातें कान खड़े करके सुनती जा रही हो। अरे जवाब क्यों नहीं देती कि तुमने ये सब किया है, तो क्यों किया है? अब एक के बाद एक चोरी का इल्जाम जब तनीषा के ऊपर लगता है तो तनीषा को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, छोटी छोटी चोरी करते करते मैं आज बहुत बड़ी चोरी कर बैठी। मुझे भगवान का प्रसाद ऐसे चुरा कर नहीं खाना चाहिए था, लेकिन सच कहूँ तो मैं ये चोरी कभी नहीं करती। अगर मुझे ये स्वादिष्ट खाना माँ जी घर पर ही बनाकर खाने देती तो। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ बहू, कहना क्या चाहती हो? जी सच कहूँ तो मैं जुबान की बहुत चटोरी हूँ। शादी से पहले भी मैं बहुत चटपटा खाना खाती थी और मैंने सोचा था कि ससुराल में भी मैं ऐसे ही रहूंगी, लेकिन जब मैं ससुराल आई तो ससुराल वालों ने साफ मना कर दिया कि कुछ भी चटपटा मसालेदार खाना यहाँ नहीं बनेगा। एक बार मैंने घर में बनाने की कोशिश भी की तो माँ जी ने खाना उठाकर फेंक दिया, जिसके बाद मैं अपनी चटोरी जुबान की भूख लोगों के घरों से चोरी करके मिटाने लगी। ये सुनकर जानकी, गायत्री, सुषमा को एहसास होता है कि तनीषा कहने को तो किसी के घर की बहू है, लेकिन दिमाग से वो अब भी चंचल और मासूम बच्ची की तरह है। अरे कुसुम, इसका मतलब ये सब तेरी ही गलती है। अरे 25 साल की बहू है तेरी छोटी बहू, अगर उसे कुछ खाने का मन है तो तू उसे क्यों नहीं खाने देती? अब तूने तो अपनी जिंदगी जी ली, उसे भी जीने दे। अगर आज तूने उसे ये सब घर में ही खाने दिया होता तो आज वो चोरी नहीं कर रही होती। हाँ कुसुम, कहीं ना कहीं तेरी ही गलती है जो आज तेरी बहू चोरनी बनी घूम रही है। अब कुसुम को भी एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही पाबंदी अपने घर में बना रखी है।
हाँ, आप लोग ठीक कह रहे हैं, मेरी ही गलती है। बहू मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इस रास्ते पर उतरना पड़ा। लेकिन आज से तुम अपने ससुराल में जो चाहे वो बना कर खा सकती हो। बस मेरे लिए साधारण खाना बना देना, क्योंकि मेरा डाइजेस्टिंग सिस्टम कमजोर है। अब इस दिन के बाद से कुसुम अपने घर में दोनों ही बहू को उनकी पसंद का खाना खाने देती है, जिसके बाद देवरानी जेठानी अपनी पसंद का खाना बनाकर खाती हैं और साथ ही अपने परिवार वालों के लिए सादा खाना भी खुशी से बनाने लगती हैं।